मैं एडवोकेट नितेश कुमार AKN-CA क्लासेस दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं। आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की सेकंड क्लास है जी। तो देखते हैं हम लोग लास्ट क्लास में जहां पे ओवर किए थे उससे आगे का, ठीक है जी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जनरल मीनिंग देखा, उसके बाद इसका बेसिक डेफिनेशन देखा और वहीं पे हमारी क्लास रुकी हुई है जी। अब देखिएगा इसमें जो आज आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें 4 यूनिट्स हैं। पहला जो है, आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, इस लॉ की बात नहीं कर रहा। आपके सिलेबस में जो डिफरेंट यहां पे टॉपिक्स आने हैं, टॉपिक्स मीन्स यूनिट्स, उसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे। पहला है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, उसके बाद अदर टाइप्स देखिएगा, जैसे इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, बिल ऑफ सेट्स, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट। दैट इज बेसिकली टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सेकंड होगा जिसे हम कहेंगे मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मीनिंग आपको बताया हुआ था, याद है या नहीं? तो ये सेकंड टॉपिक होगा या सेकंड यूनिट होगा। थर्ड जो यहां पे आएगा वो होगा आपका प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और फोर्थ होगा रूल्स ऑफ कंपनसेशन। ये 4 यूनिट आपके सिलेबस में आता है, बात समझ रहे ना? तो खैर अभी तो हम लोग कहां पे हैं भाई? टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिक डेफिनेशन पे हैं। नहीं, थोड़ा एक बार हम रिकैप करा दें आपको लास्ट क्लास में जहां से हमने अपना डिस्कशन खत्म किया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 वर्ड से बना है। द फर्स्ट इज नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट। लेकिन हमने बताया था रिटन डॉक्यूमेंट ना लिख के इंस्ट्रूमेंट लिखने का पर्पस क्या है। यहां पे क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है एज पर दिस लॉ, इसलिए यहां पे लिखा गया इंस्ट्रूमेंट। ये इसका एक मॉडल था। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखें तो 2 बेसिक एसेंशियल्स है जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। वो क्या है? द फर्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स नेगोशिएशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं टिल फाइनल सेटिस्फैक्शन। फाइनल सेटिस्फैक्शन कहने का मतलब फाइनल पेमेंट, बात समझ रहे ना? और दूसरा है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पोजेज करेगा ही विल गेट अ टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। ये डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। पिछले पार्टी ने इसमें क्या गड़बड़ झाला किया है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? हाँ, तो बैठिए फिर। नेक्स्ट
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 1 क्या कहता है? इट इज एप्लीकेबल ओवर होल ऑफ इंडिया। नहीं, लेकिन इसमें ये एक्ट किसको प्रभावित नहीं करेगा? तो एनी इंस्ट्रूमेंट इन लोकल यूसेज ड्रॉन एज पर लोकल कस्टम इन ओरिएंटल लैंग्वेज। ओरिएंटल लैंग्वेज हमने बताया था क्या? जो प्राचीन पद्धति है जिससे व्यापार हो रहा है, उसमें अगर नेगोशिएबल कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया तो इसको उससे मतलब नहीं है। मतलब मोटे तौर पे आप समझे, सेक्शन 1 को अगर आप सेक्शन 13 से मिला के देखो, या एक बार पहले सेक्शन 13 भी दोबारा हम बता दें। ये बनाया कब गया? 9 दिसंबर 1881 को इनैक्ट हुआ, और एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 मार्च 1882 से। इसमें इन टोटल 148 सेक्शंस हैं। हाँ, 147 सेक्शंस पहले था, और बाद में 1 सेक्शन यहाँ पे अमेंडमेंट से लाया गया है, एंड दैट इज सेक्शन नंबर 148। ठीक है जी, और बड़ी बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। फिर हमने सेक्शन 13 में आपको बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता किसको है, कहते किसको है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, पेबल ईदर टू बियरर और ऑर्डर। मतलब यहां पे हमने फिर आपको बताया था कि ये 3 तो घोषित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका कैरेक्टरिस्टिक इन तीनों से मिलता जुलता है वो भी क्या माना जाएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी हम लोगों ने कुछ देखा था। आपके चूंकि आपने स्टडी किया हुआ है इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे रिसीट, डॉक वारंट वगैरह। नहीं, अब थोड़ा सा अगर यहां पे देखिए, सेक्शन 13 आपने देखा, अब वापस आइए सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 क्या कहता है? इट इज एप्लीकेबल ओवर होल ऑफ इंडिया। लेकिन ये किसको प्रभावित नहीं करेगा? लोकल यूसेज, कस्टम या ओरिएंटल लैंग्वेज में बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब मीनिंग बहुत क्लियर हुआ। ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, और किसको अफेक्ट करेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, और किसको अफेक्ट करेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट, चेक या उससे मिलते जुलते कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे इसका इफेक्ट आएगा। मतलब सेक्शन 1 को सेक्शन 13 से अगर आप मर्ज करते हैं तो यह बात आपको देखने को मिलेगी। यह पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन इफेक्ट किस पे डालेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे। और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, या इससे मिलते जुलते कोई भी दस्तावेज है। तो यहां तक हमारी बात हो गई थी। अब इसके आगे हम लोगों को बढ़ना है। अब यहां पे देखिए, जैसे हम कहेंगे तो एक क्वेश्चन, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन जिसको आप चाहें तो आज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और वो क्या है? डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स या 5 मार्क्स से अधिक का आता है, तो उसमें आंसर करते समय हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसा आपको अब इस एक्ट के अनुसार आंसर करने का मैं मूड बताता हूं, और उससे हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और हाईएस्ट मार्क्स के लिए करेंगे, मींस 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये दिखा दें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट, वो सब आपको बताया हुआ है। अगला आ जाए आप सेक्शन 13 को आप एक्सप्लेन कर दें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल टू बियरर और
ऑर्डर। ठीक है जी। उसके बाद आप चाहें, देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर करने का बेस्ट मोड देखिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिमेन बना देना चाहिए। स्पेसिमेन कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक स्वरूप बना दीजिए, एक स्ट्रक्चर बना दीजिए, एक फॉर्मेट बना दीजिए। समझिए, कुछ नए ढंग से करना पड़ेगा। अब यहां पे डायरेक्ट हम कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाएं, रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह लिखने लगे, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिमेन बना देना चाहिए। बताया हुआ है ये, बात समझ रहे ना। यहां पे जैसे लिखा गया प्लेस दिल्ली, रिपीट कर रहा हूं उन बातों को, 3 मार्च 2024, और यहां पे हमने लिखा क्या, ये 10,000 का इंस्ट्रूमेंट है, 3 months आफ्टर डेट, I promise to pay Mr. X or order a sum of। अब आप एक बात देखिएगा, ये जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं इसमें आपका कोई मेहनत नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी बताता हूं, ये स्पेसिमेन अगर दे देंगे हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, तो आपको 1 मार्क्स ज्यादा जरूर मिलेगा दूसरे बच्चों से, और कोई मेहनत ही नहीं है यहां पे। और जो ये मैं बता रहा हूं ना, ये स्पेसिमेन बता रहा हूं, इसको आप प्रोमिजरी नोट में भी यूज कर सकते हो। इसी स्पेसिमेन को आप थोड़ा सा बदल के बिल ऑफ एक्सचेंज में यूज कर सकते हो। मतलब इसको बनाने की एक आदत डाल लो, मेरा ये कहना है। अ सम ऑफ ₹10,000 फॉर, बोलो बेटा, वैल्यू रिसीव्ड। यहां पे सिग्नेचर होगा किसका, मिस्टर ए का, हु इज द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दूसरी बात, ये इंस्ट्रूमेंट किसको भेज रहे हैं आप, मिस्टर एक्स को, जो कि आपका पेई है। बात समझ रहे ना। और उसका एड्रेस यहां पे डाल लें। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बनाते हैं। तो आप समझ गए अभी तक आंसर में, और सारे बच्चों को ये लिखना है। अभी तक आप समझ गए क्या क्या लिखना था। आपने पहले नेगोशिएबल का मीनिंग लिखा, इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग लिखा, सेक्शन 13 लिखा, उसके बाद स्पेसिमेन बनाया। अब आ जाइए आप इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। एक पूरा पूरा क्वेश्चन मैं इस टॉपिक के साथ ही करा देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसकी विशेषताएं क्या है, एसेंशियल्स क्या है। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या होगा बेटा, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। जैसे आंसर लिखना हमने आपको सिखाया है, इसके अंदर आप एक्सप्लेन करोगे, इसे ब्रीफ करोगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे, लेकिन करोगे। इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैनॉट बी देयर इन ओरल फॉर्म। रिटन डॉक्यूमेंट इंप्लाइज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब ये बात अगर आप लिख देते हैं तो मुझे लगता है उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने की। सेकंड क्या होगा, सेकंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल या नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल, इसको भी मैंने बताया हुआ है। इट इज नेगोशिएबल, इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर फाइनल सेटिस्फैक्शन।
फाइनल सेटिस्फैक्शन से पहले आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? इट मस्ट बी डेटेड इस पे डेट लिखा जाना आवश्यक है। अब आप बताओ डेट लिखा जाना क्यों आवश्यक है? बोलो बेटा, डेट लिखा जाना क्यों आवश्यक है? हाँ, इसलिए लिखा जाना आवश्यक है क्योंकि फिर लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेशन आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने इस बात को पढ़ा होगा कि टाइम बार डेट के लिए 3 इयर्स का टाइम है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बनाते समय अगर हम डेट लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं, उससे हमें एक अंदाजा मिलता है। पहला अंदाजा क्या मिलता है? कब इसका पेमेंट होगा। और दूसरा, लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन के लिए भी हमें 3 साल का टाइम फ्रेम चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी डेटेड। डेट लिखा जाना आवश्यक है। अगली बात पे आइए, फोर्थ, दैट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। सब आपका रिपीटिशन है, केवल मैं आपको एक समझा रहा हूं लिखना कैसे। हो सकता है बुक इस एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा हम डिविएट कर जाएं, कुछ नई बातें यहां पे आ जाए, कुछ अलग बातें आ जाए, लेकिन घबराइए मत, लिखना है उसे। होल्डर इन ड्यू कोर्स कहने का मतलब the person who is the possessor of negotiable instrument obtains it for consideration, obtains it free from all defects. The title of negotiable instrument is not affected by the title of prior parties. प्रायर पार्टीज के टाइटल में अगर कोई डिफेक्ट है तो इस पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। हमने बताया भी था, होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स होल्डर होना चाहिए, होल्डर मीन्स पोजेजर, कॉन्सिडरेशन के तहत आना चाहिए, और फ्री फ्रॉम, बोलो, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, जो पार्टीज है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, है ना, वो सर्टेन पार्टीज होनी चाहिए। द पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी सर्टेन। कहने का सेंस क्या हुआ, जब आप प्रोमिजरी नोट बनाते हैं तो पता होना चाहिए मेकर कौन है, पेई कौन है। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो पता होना चाहिए ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है, पेई कौन है। तो पार्टीज की सर्टेनिटी होनी बहुत आवश्यक है। किसने बनाया, किसको पेमेंट होना है। पार्टीज मस्ट बी सर्टेन। दैट इज मेकर, या उसी को कह लीजिए ड्रॉवर, ड्रॉवी किस केस में, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये केवल बिल ऑफ एक्सचेंज में होगा। और फिर क्या होगा, पे, द पार्टी टू हुम पेमेंट हैज टू बी मेड। तो पार्टीज मस्ट बी सर्टेन। नेक्स्ट यहां पे क्या होता है, मस्ट बी साइन्ड एंड स्टैम्प्ड। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पार्टीज हैं वो इसको साइन करें, सिग्नेचर करें। जैसे प्रोमिजरी नोट में यहां पे कौन साइन करेगा, मेकर साइन करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में यहां पे कौन साइन करेगा, ड्रॉवर साइन करेगा। ड्रॉवी अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो सिग्नेचर डालेगा। और स्टैंप कहने का मतलब क्या है, यहां पे एक स्टैंप लगाई जाती है एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट। ये पोस्टल स्टैंप नहीं है, ये इंडियन स्टैंप एक्ट के अनुसार लगाया गया स्टैंप है। और गौर से समझना, ऐसा कभी कभी देखते भी होंगे, जिसने इंस्ट्रूमेंट को बनाया वो इसे कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने का मतलब इस स्टैंप के ऊपर अपना सिग्नेचर कर देगा।
फुल सिग्नेचर कर देगा या इनिशियल कर देगा। इससे स्टैंप लगाए जाने से यह बात प्रतीत होता है कि यह बाकी रिटर्न डॉक्यूमेंट से अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। और जो लास्ट कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज डिलीवर्ड। डिलीवर्ड कहने का सेंस क्या हुआ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना लेना काफी नहीं है। गौर से समझिएगा मेरी बात। डिलीवरी एक ऐसा वर्ड है जिसको आपने पहले भी देखा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। क्या कहलाता है? लॉफुल ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पोजीशन मींस उस इंस्ट्रूमेंट का जो नियंत्रण है उसको हस्तांतरित करना, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। अब जैसे मान लो यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया? ए ने बनाया। पेमेंट किसको होना है? एक्स को होना है। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट एक्स के हाथों में डिलीवर कर दिया जाना चाहिए, दे दिया जाना चाहिए, उसका पोजीशन एक्स को दे दिया जाना चाहिए। या तो आप बाई हैंड दे दीजिए या आप पोस्ट से भेज दीजिए। वट एवर यू डू, यू मस्ट डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ अदर पार्टी, इन फेवर ऑफ पे। जिसको पेमेंट लेना है उसको डिलीवर करना बहुत जरूरी है। मेयर एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सफिशिएंट, द डिलीवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मस्ट। तो मुझे लगता है इतनी बात आप लिख देंगी तो हमारा जो फुल मीन्स लॉन्ग आंसर वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। और ये पहला क्वेश्चन बनता, अच्छा क्वेश्चन बनता है। आप एक बात और आप लिख सकते हैं, बीच में एक पॉइंट और डाल दीजिए, इट इज पेबल टू, बल्कि कुछ बातें और छूट गई, दैट इज यहां पे क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर। कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अब प्रोमिजरी नोट बना रहे हैं तो यहां पे ए अगर प्रोमिजरी नोट बना रहा है तो साफ साफ लिख रहा है कि 3 महीने बाद वो एक्स को 10,000 रुपीज पे करेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ये किसी कंटिजेंसी पे बेस्ड नहीं है। यहां पे क्लियर टर्म में लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे, दिस इज अनकंडीशनल। और वही बिल ऑफ एक्सचेंज अगर बनाएंगे तो देयर विल बी अनकंडीशनल ऑर्डर। थोड़ा समझने में दिक्कत हुई, आने दीजिए, बड़े सारे इलस्ट्रेशंस हैं, उससे हम प्रोमिजरी नोट में इस बात को और क्लियर कर देंगे। अगला टॉपिक वही है, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में यह भी बात आता है तो मुझे बताना जरूरी है। तो अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या होगा? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना किस बात के लिए रहे हो? एक डेफिनेट सम ऑफ मनी के लिए बना रहे हो। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आप बना रहे हो फॉर व्हाट पर्पस? फॉर 10,000 रुपीज। तो एक डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट होना चाहिए और वो अमाउंट उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन्ड होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। जिसे क्या कहेंगे? डेफिनेट सम ऑफ मनी। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ और बात छूट रहा है क्या? अभी जितना पढ़े उतने ही से मैं पूछ रहा हूं, आगे की मुझे बात से मतलब नहीं है। आप कहिएगा पहले ही पार्ट पे मैं एकदम स्टक हो गया हूं, तो हो गया हूं। ये क्लियर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आगे कोई दिक्कत आनी है। कुछ बात छूट रही है क्या जो आप जान रहे हो? छूट रही है, और वो क्या है? ट्रांसफरेबल है। तो ट्रांसफरेबल तो दैट इज नेगोशिएबल, ये तो होता ही है, ये तो हो ही गया। एक बात और है, दिस मे बी पेबल टू, किसको पेबल होगा? ईदर बेयरर और ऑर्डर। ये तो सेक्शन 13 का ही डेफिनेशन में है।
इट इज पेबल इधर टू बेयरर और ऑर्डर। और बेयरर और ऑर्डर को बहुत अच्छे ढंग से मैं समझा चुका हूं आपको लास्ट क्लास में, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने उस बात पे। ऑर्डर के लिए हम लोगों ने क्या देखा है, ऑर्डर के लिए सेक्शन 13 का एक्सप्लेनेशन 1 देखा है, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। बोलिए जल्दी से, क्या है पेबल टू ऑर्डर कहने का सेंस क्या हुआ, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। और दूसरा क्या है, देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन फर्दर ट्रांसफर। और बेरर कहने का सेंस क्या हुआ, इसका डेफिनेशन कहां है, सेक्शन 13 एक्सप्लेनेशन 2 में। और वो क्या है, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। एंड दूसरा क्या था, ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। इतना अगर आप लिख के आइएगा तो मुझे लगता है फिर और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। एंड नाउ दिस इज कंप्लीट। स्पेसिमेन बनाने से एकदम मत डरिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, मैं बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। सीए इंटरमीडिएट में भी मैंने बताया, बच्चों को पढ़ाया है, उस समय भी मैंने ये कहा, स्पेसिमेन बनाने से आपकी मेहनत नहीं होती है लेकिन मार्क्स जरूर बढ़ता है वहां पे। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सारे बच्चे कर लेना ये। अब आइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम अगली बात पे आते हैं, एंड दैट इज प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट, प्रोमिजरी नोट का डेफिनेशन कहां है भाई, तो प्रोमिजरी नोट का डेफिनेशन है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4। अब अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को देखोगे तो सेक्शन 1 क्या हुआ, एप्लीकेशन का सेक्शन हुआ, अगर बेयर एक्ट के अनुसार आइए तो। सेक्शन 2 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज का सेक्शन था, उस सेक्शन को रिपील कर दिया गया है। रिपील करने का मतलब उस सेक्शन को हटा दिया गया है। आपके लिए तो खैर कोई काम का नहीं है, जुडिशियरी वगैरह में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो बड़े काम का चीज हो गया, पढ़ना ही नहीं है, खत्म हो गया। सेक्शन 3 के अंदर केवल एक डेफिनेशन है, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंकर। आगे आ जाएगा, हम लोग उसको देख लेंगे। अब उसके बाद आता है सेक्शन 4, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोमिजरी नोट। सेक्शन 1 देखा, सेक्शन 2 तो रिपील हो गया, रिपील मतलब खत्म हो गया है। सेक्शन 3 के अंदर एक ही डेफिनेशन है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंकर, हम लोग देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 4 में, दैट इज प्रोमिजरी नोट। नहीं, प्रोमिजरी नोट क्या होता है, प्रोमिजरी नोट refers to an instrument in writing signed by the maker containing an unconditional promise to pay a definite sum of money only to or order of a certain person or bearer। और फिर यहीं पे इसी डेफिनेशन में कहता है, नॉट बीइंग a banknote or currency note, not being a banknote
और करेंसी नोट। अब देखिए प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट को क्या कहा गया, ये सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया और ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन की बेसिक बातों को आप समझो। प्रॉमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिस करना है। किस बात का प्रॉमिस करना है? पेमेंट करने का प्रॉमिस करना है, और तो कुछ नहीं है। हिंदी में बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र। इसमें करना क्या है? अपने को पेमेंट करने का प्रॉमिस करना है, और वो भी लिख के प्रॉमिस करना है। दैट इज प्रॉमिसरी नोट। तो सबसे पहली बात क्या कही गई? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये तो बात आप बार बार समझ ही रहे हो। इंस्ट्रूमेंट है, रिटन फॉर्म में है, रिटन डॉक्यूमेंट है, और रिटन डॉक्यूमेंट में अगर लीगल इंटेंशन से क्रिएट करना रहा तो दैट बिकम्स इंस्ट्रूमेंट। साइंड बाय द मेकर, ये किसके द्वारा सिग्नेचर्ड होगा? मेकर के द्वारा सिग्नेचर्ड होगा। तो हम लोगों ने तो ये स्पेसिफिक देखा ही हुआ है। साइंड बाय द मेकर मीन्स ये मेकर इस पे सिग्नेचर करेगा। कहानी क्या हुई होगी? ये प्रॉमिसरी नोट क्यों बनाया गया होगा? तो इसके पीछे की आप कहानी एक बार समझ लीजिए। ये तब बनाया गया होगा जैसे एक्स पे ही है ना, एक्स को पेमेंट होना है ना। एक्स ने ए को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया होगा, नहीं? क्रेडिट सेल, ए पेमेंट नहीं कर पा रहा होगा तो ए ने क्या किया होगा? एक्स को एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया होगा। तो कॉन्सिडरेशन की भी बात आ गई। आगे अगर आप जाके होल्डर इन ड्यू कोर्स वगैरह की बात देखेंगे तो वो भी एक बात क्लियर हो गया यहां पे। ये प्रॉमिसरी नोट ए ने क्यों बनाया? क्योंकि ए को पेमेंट करना था, अभी वो पेमेंट कर नहीं सकता था, तो उसने प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया। तो क्या हुआ? साइंड बाय द मेकर। यहां तक हम लोग बात क्लियर हो गई। मेकर के द्वारा सिग्नेचर्ड है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, वो क्या कर रहा है भाई? एक प्रॉमिस कर रहा है और उस प्रॉमिस के साथ कोई कंडीशन नहीं है। अभी बताएंगे। विदाउट कंडीशन है। और क्या है? टू पे अ डेफिनेट सम ऑफ मनी। और क्या, किसको पे होगा? तो आप याद रखिए, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, पेबल ईदर टू बियरर और ऑर्डर। पेबल ईदर टू बियरर और ऑर्डर। इसमें अब एक एक बात पहले हम सामने लाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिटन डॉक्यूमेंट। ओरल प्रॉमिस को आप प्रॉमिसरी नोट नहीं कहेंगे, ये रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट है। उस रिटन डॉक्यूमेंट में क्या है? देयर इज एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। भाई इधर उधर की बात मत करो। ये प्रॉमिसरी नोट क्यों बना रहे हो? तो आप सीधा साधा यहां पे एक प्रॉमिस कर रहे हो। और किस बात का प्रॉमिस कर रहे हो? पे करने का। और वो भी किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में। यहां पे आपका इरादा बहुत क्लियर है, स्पष्ट है कि प्रॉमिसरी नोट बना के यू आर मेकिंग एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। अब क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इस एग्जाम्पल को देखिए। अब यहां पे देखिए, जैसे एक प्रॉमिसरी नोट बनाई गई, आई प्रॉमिस टू पे ₹1000 टू एक्स
और ऑर्डर। यहां पे क्या है? एक्सप्रेस प्रॉमिस है, आई प्रॉमिस टू पे ₹1000। मतलब एकदम स्पष्ट तौर पे प्रॉमिस दिख रहा है। और किसका प्रॉमिस दिख रहा है? पेमेंट करने का प्रॉमिस दिख रहा है रिटन फॉर्म में। तो इट्स अ प्रॉमिसरी नोट, ये प्रॉमिसरी नोट है। दूसरा, एक रिटन फॉर्म में हम एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं और उसमें क्या लिख रहे हैं? मिस्टर एक्स, आई ओ यू ₹1000। ये आपने प्रोमिजरी नोट बनाया और उस पे आपने क्या लिखा? मिस्टर एक्स, आई ओ यू ₹1000। मतलब आप एक स्वीकारोक्ति कर रहे हो कि मिस्टर एक्स, आपका मेरे पे ₹1000 बकाया है। दिस इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। यह डेट की स्वीकारोक्ति है। क्या ये स्वीकारोक्ति प्रोमिजरी नोट है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे है कहां? आप कह तो रहे हो कि आपके ऊपर एक्स का ₹1000 का बकाया है। बकाया होने से क्या हुआ? हमें तो यहां पे एक एक्सप्रेस प्रॉमिस करना होगा। और किस बात का करना होगा? पेमेंट करने का। और वो तो दिख नहीं रहा है। दिस इज अ मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्रोमिजरी नोट। ये प्रोमिजरी नोट नहीं है। एक्नॉलेजमेंट, ये सारे वर्ड हमने आपको यूज करना सिखाया हुआ है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, डेट की स्वीकारोक्ति है, लेकिन एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं है। इधर उधर की बात मत करो, सीधा बोलो हमें कि भाई हमें पेमेंट करना है, मैं पेमेंट करने का वायदा करता हूं और वो यहां पे दिख नहीं रहा है, इसलिए प्रोमिजरी नोट नहीं है। नहीं, नॉट अ प्रोमिजरी नोट। चलिए, अब एक और आपने प्रोमिजरी नोट बनाया और उसमें आपने लैंग्वेज क्या लिखी? गौर से समझिएगा। आई एक्नॉलेज मिस्टर एक्स to be indebted by ₹1000 to be paid to him on demand। देखिए लैंग्वेज क्या है। यहां पे प्रोमिजरी नोट बनाने वाले ने क्या लिखा? उसने ये लिख के दिया, आई एक्नॉलेज मिस्टर एक्स टू बी इंडेटेड बाई ₹1000। मिस्टर एक्स, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारा मेरे ऊपर ₹1000 का बकाया है, या मुझे ₹1000 तुम्हें देने हैं। और आगे देखिए, टू बी पेड टू हिम ऑन डिमांड। जब आप डिमांड करोगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा। वंस यू डिमांड आई विल मेक द पेमेंट। डिमांड, फिर एक शब्द आ गया, तकलीफ देने वाला। अभी तक कौन कौन सा शब्द था? ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, मेकर, होल्डर। अब बियरर, ऑर्डर। धीरे धीरे सारी बात को क्लियर करते चले हैं। अब आ गया डिमांड। तो थोड़ा सा आप लोग अकाउंट्स के बड़े महान स्टूडेंट तो हैं ही, और इतना तो मुझे आइडिया है आपके बारे में। तो आप बताइए, ऑन डिमांड रखने का मतलब क्या हुआ? जब आप डिमांड करोगे तब मैं पेमेंट कर दूंगा। डिमांड करो तो सही, तुम्हारे द्वारा डिमांड होते ही पेमेंट कर दूंगा।
जब ये बात लिखा रहे तो वहां पे 3 days ऑफ ग्रेस का जो टाइम पीरियड होता है वो नहीं मिलता है। ऑन डिमांड, एट साइट, इन सबों में डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलता है। वो एक अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा, आगे मैं बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड टाइम इंस्ट्रूमेंट। और टाइम इंस्ट्रूमेंट में 3 days ऑफ ग्रेस मिलता है। थोड़ा सा मैंने कोशिश की अकाउंट से इसको जोड़ने की। आप लोग तो मतलब ये सब करते होंगे, हाँ? यहां पे आपने अकाउंटेंसी वगैरह में कुछ पढ़ा होगा इस टाइप का। तो ऑन डिमांड अगर लिख दिया गया, मतलब जैसे ही आप डिमांड करोगे मिस्टर एक्स, जैसे ही तुम डिमांड करोगे मैं पेमेंट कर दूंगा, और मेरे ऊपर तुम्हारा 1000 रुपए का बकाया है, डिमांड करते ही मैं पेमेंट कर दूंगा, मीन्स दिस इज अ प्रोमिसरी नोट। एकदम इधर उधर की बात मत करो, सीधा बोलो कि मुझे पेमेंट करना है। दैट इज एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जानते हैं जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे को एक लाइन में डिफाइन किया कि प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट, और उसके नीचे 3-4 एग्जाम्पल बता दिया। बहुत क्लैरिटी आती है इससे। ये लिखने की कोशिश कीजिए आंसर में। नेक्स्ट यहां पे क्या आएगा? थर्ड, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे हो गया, और वो प्रॉमिस क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल और a definite promise। अनकंडीशनल होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए, सॉरी सर्टेन होना चाहिए। कंडीशन नहीं हो और सर्टेनिटी हो, डेफिनेटनेस हो, तब वो क्या कहलाएगा? प्रोमिसरी नोट कहलाएगा। इसके साथ कोई कंडीशन मत डालिए। कंडीशन डालने का मतलब, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000 नहीं, when Mr. X marries Miss Y, बात समझ रहे ना? अब यहां पे क्या है? यहां पे एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे तो है। क्या एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे? बताइए। 10,000 रुपीज एकदम ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि 10,000 रुपए मैं पेमेंट करूंगा, किसको? एक्स को। और कब? जब एक्स वाई से मैरिज कर ले। तो भाई मैरिज होना तो एक डेफिनेट इवेंट नहीं है, ये तो कंडीशनल हो गया। ये कंडीशन है, ये शर्त के साथ है। और शर्त क्या है? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सर्टेनिटी नहीं है यहां, इसलिए ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, नॉट अ प्रोमिसरी नोट। ये प्रोमिसरी नोट नहीं, मतलब एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे है। क्या एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे है? मैं 10,000 रुपीज पे करूंगा, लेकिन कंडीशन डाल दिया, शर्त डाल दिया, जब एक्स वाई के साथ मैरिज करेगा। और मैरिज होना ये एक कंडीशन है, ये डेफिनेट इवेंट नहीं है, नहीं भी हो सकता है मैरिज। अब प्रोमिसरी नोट को आपको डेफिनेट ही बनाना है, कंडीशन पे डाल दीजिएगा तो सही नहीं। अब यहां पे देखिए दूसरा एक कंडीशन देखिए, आई प्रॉमिस टू पे
Mr. X a sum of rupees rupees 10,000 upon his death, upon death of Mr. Y। अब यहां पे समझिए, प्रॉमिस भी है, कंडीशन देखते चलिए, प्रॉमिस भी है, एक डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट को पे करने की प्रॉमिस है, इधर उधर की कोई बात नहीं है। और कंडीशन क्या है कि जब Y का डेथ होता है तब मैं X को 10,000 रुपीज का पेमेंट करूंगा। तो कंडीशन तो है, लेकिन डेथ इज अ सर्टेन कंडीशन, डेथ इज बाउंड टू हैपन। मतलब ये एक ऐसा कंडीशन है जो होना ही होना है, ये एक सच है। तो पहला कंडीशन क्या है, पहली बात क्या है, प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल होना चाहिए। और अगर कोई कंडीशन ऐसा है जो होना एकदम स्वाभाविक है, नेचुरल है, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से कहता है, जीवन के अनुभव से कहा जाता है कि वो घटना घटित होगी ही होगी, डेथ इज अ सर्टेन इवेंट, तो ये कंडीशनल होने के बावजूद ये क्या होगा, प्रॉमिसरी नोट है। तो पहला तो ये आप देखिएगा कि प्रॉमिसरी नोट में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कंडीशन है और वो कंडीशन का होना स्वाभाविक है, तो वो क्या माना जाएगा, प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा। तो इट्स अ प्रॉमिसरी नोट, ये प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट है। थोड़ा एक और कंडीशन देखिए तो, I promise to pay Mr. X a sum of rupees 10,000 upon the death of Mr. Y, provided Mr. Y leaves sufficient amount to pay। थोड़ा सा समझिएगा, चलिए चेक कीजिए प्रॉमिसरी नोट है या नहीं। प्रॉमिस है, पेई भी है, इधर उधर की बात भी नहीं है, साफ तौर पे लिखा हुआ है 10,000 रुपए पे करेंगे। कंडीशन है डेथ का, और डेथ का कंडीशन होना नहीं चाहिए। और अगर कंडीशन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में होना संभव है तो उस कंडीशन को प्रॉमिसरी नोट हम मान सकते हैं। डेथ होना स्वाभाविक है तो ये प्रॉमिसरी नोट है। लेकिन यहां पे आगे की बात लिखिएगा, क्या, वो वाई के डेथ के बाद मैं एक्स को 10,000 रुपया दूंगा, लेकिन एक और कंडीशन उसमें जोड़ दिया गया, तभी मैं पे करूंगा जब वाई सफिशिएंट अमाउंट हम छोड़ के जाता है, सफिशिएंट एसेट छोड़ के जाता है। इफ वाई लीव सफिशिएंट अमाउंट टू पे दैट अमाउंट, सफिशिएंट एसेट टू पे दैट अमाउंट। तो डेथ होना ये एक कंडीशन है, लेकिन ये डेफिनेट कंडीशन है। लेकिन अनसर्टेनिटी कैसे आ गई, अनसर्टेनिटी इस बात से आ गई, आप समझिएगा, कि अगर वाई सफिशिएंट अमाउंट छोड़ जाता है अपने डेथ पे, तब मैं एक्स को 10,000 रुपया दूंगा। अगर वाई सफिशिएंट अमाउंट छोड़ जाता है, वाई छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता है,
डेथ होने के बाद, वाई के डेथ होने के बाद हमने उसके एसेट को देखा तो 10,000 रुपए का एसेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब ये कंडीशन यहां पे क्या हुआ, डेफिनेट नहीं हुआ, इसलिए प्रोविजनरी नोट नहीं है। तो क्या क्या हमने समझा, क्या क्या हमने समझा? नॉट अ प्रोविजनरी नोट, सॉरी, नॉट अ प्रोविजनरी नोट, ये प्रोविजनरी नोट नहीं है। हमने क्या समझा? हमने समझा कि प्रोविजनरी नोट में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, और if there is some condition which on the basis of ordinary experience is bound to happen, then that will be a promissory note. The promissory note must be definite and unconditional. It should not depend on happening or not happening of future event. But if it is conditional and in ordinary experience that condition is bound to happen, then it will become a promissory note. It will be considered a promissory note. ये promissory note माना जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अरे भाई जी, तो फिर वहीं पे बात हो गई ना, डेथ के बाद पे करेंगे तो डेट का कैलकुलेशन, डेट का कंप्यूटेशन कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द डे ऑफ डेथ लेंगे, फ्रॉम द डे ऑफ डेथ लेंगे। फिर दिक्कत क्या है? नहीं, अब बहुत इधर उधर अटेंटिव हैं आप। अजी गुरुजी, दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। क्यों? हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट यहां पे आएगा थर्ड, जिसे हम क्या कहेंगे? फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट होगा क्या? फोर्थ पॉइंट है जिसे हम कहेंगे डेफिनेट सम ऑफ मनी। डेफिनेट सम ऑफ मनी, यहां पे पेमेंट होगा डेफिनेट सम ऑफ मनी का। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, प्रोमिजरी नोट में जो पेमेंट होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मीन्स प्रोमिजरी नोट, पहले मैं फिफ्थ पॉइंट बता देता हूं, फिर फोर्थ पॉइंट पे आऊंगा। पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। पेमेंट मनी के टर्म में ही होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर बार्टर एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज में हम पेमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी अ प्रोमिजरी नोट। आप प्रोमिजरी नोट में पेमेंट करेंगे और किस टर्म में करेंगे? केवल और केवल मनी के टर्म में करेंगे, दूसरे टर्म में पेमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे एक देखिए, एक एग्जांपल देखिए, I promise to pay Mr. X or order a sum of rupees 1,000 and a black horse. अब यहां पे क्या कह रहा है? आपने प्रोमिजरी नोट बनाया और उसमें आपने क्या लिखा? आप पेमेंट करेंगे मिस्टर एक्स को किस टर्म में? हाँ, 1,000 रुपीज एंड अ ब्लैक हॉर्स। यहां पे पेमेंट किस टर्म में होना चाहिए? केवल और केवल मनी के टर्म में होना चाहिए। और यहां पे हॉर्स मींस गुड्स, सर्विसेज, कुछ भी दूसरा, मनी के अलावा कुछ भी दूसरा अगर होगा तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ प्रोमिजरी नोट। ये प्रोमिजरी नोट नहीं। ठीक है जी। तो मनी के टर्म में पेमेंट होगा, और मनी के टर्म में जो पेमेंट होगा वो मनी अमाउंट क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट मनी अमाउंट होना चाहिए।
सर्टेन मनी अमाउंट होना चाहिए। कहने का सेंस क्या हुआ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बात समझ लीजिए। आई प्रॉमिस टू पे Mr. X, I promise to pay Mr. X rupees 1000 and any other amount which becomes due, any other amount which becomes due। अब लीजिए, देखिएगा, मैं मिस्टर एक्स को 1000 रुपये 1000 रुपीज और साथ में कोई भी अमाउंट जो बकाया का है वो पे करने का वायदा करता हूं। 1000 रुपये साथ में कोई भी अमाउंट जो बकाया का है वो एक साथ पेमेंट का बात करता हूं। क्या ये प्रोमिजरी नोट है? ये प्रोमिजरी नोट नहीं है। क्यों? 1000 रुपीज लिखा जाना ये तो डेफिनेट अमाउंट है। एनी अदर अमाउंट विच बिकम्स ड्यू, इसके अलावा और भी कोई अमाउंट जो ड्यू बने तो वो तो कोई भी अमाउंट हो सकता है, डेफिनेट अमाउंट नहीं होगा। डेफिनेट अमाउंट की बात होनी चाहिए जो यहां नहीं हो रही है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ प्रोमिजरी नोट। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, ये सारे बेयर एक्ट के एग्जांपल्स हैं। जितने भी बुक्स वगैरह में देखोगे ये एग्जाम्पल बेयर एक्ट के एग्जाम्पल हैं जो अलग अलग ढंग से लिखने की कोशिश होती है। और बेयर एक्ट लॉ का ओरिजिनल बुक होता है जो पार्लियामेंट में पास होता है। अगर उस एग्जाम्पल को आप लिखने की हैबिट डेवलप कर ले तो फिर मार्क्स आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा मेहनत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा एक एग्जाम्पल यहीं पे देखिए, दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स और ऑर्डर a sum of rupees 1000 at the rate of 10% per annum simple interest। मतलब मैं मिस्टर एक्स को 1000 रुपीज पे करूंगा और उस पर मैं ब्याज देने की भी बात कर रहा हूं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहां पे क्या बात आ गई? 1000 प्लस 10% पर एनम। जितना आप टाइम बीतता जाएगा उतना पे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते चलेंगे। तो आप यहां पे देखिए अमाउंट डेफिनेट कैसे हो रहा है? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहां पे अमाउंट डेफिनेट है, इंटरेस्ट यहां पे दिया गया और इंटरेस्ट का रेट भी मेंशन कर दिया गया है। तो इंटरेस्ट का रेट होने से वो अमाउंट क्या हो गया? डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो इट विल बिकम अ प्रोमिजरी नोट। इट्स अ प्रोमिजरी नोट बिकॉज अमाउंट टू बी पेड इज डेफिनेट। कुछ भी तब नहीं लिखा रहे तो वो अमाउंट डेफिनेट नहीं हुआ। ये तो एक एग्जाम्पल है मेरे भाई, सिंपल सी बात है, ये एक एग्जाम्पल है। हमने ये बताने की इस एग्जाम्पल में कोशिश की कि आप इंटरेस्ट का अमाउंट देके उस अमाउंट को डेफिनेट बना सकते हैं। अब इसके अलावा आप एन प्रकार 10 तरह के एग्जाम्पल ले लीजिए, सोचते रहिए। हमारा काम है आपको सोचवाना, सोचते रहिए, चलता रहेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्या है? ऐसे ये बात ऊपर लिखी होनी चाहिए लेकिन कोई बात नहीं। प्रोमिजरी नोट वर्क्स ऑन 2 पार्टी सिस्टम।
यहां पे दो पार्टी होंगे और वो दो डेफिनेट पार्टी होंगे, डेफिनेट होंगे, सर्टेन होंगे, डिफरेंट होंगे, सर्टेन एंड डिफरेंट। ये क्यों मैं लिख रहा हूं? क्योंकि जब बिल ऑफ एक्सचेंज बताऊंगा तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस कराने की मैं कोशिश करूंगा इस पॉइंट पे। यहां पे दो पार्टी कौन कौन है? जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे लिखा रहे वो पार्टी कहलाता है। सीधी सी बात याद रखना। हेलो मेरे बच्चे, यहां पे देखो पहले, जिस व्यक्ति का नाम इंस्ट्रूमेंट पे लिखा गया वही इंस्ट्रूमेंट का पार्टी है। कौन कौन पार्टी? मेकर, और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है भाई? दूसरा है पेई। मेकर एंड पेई। जिन व्यक्तियों का इंस्ट्रूमेंट पे, दोबारा मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनना, जिन व्यक्तियों का इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिखा होता है वो इंस्ट्रूमेंट का पार्टी। होल्डर वगैरह नहीं लिखा होता है इस पे, वो इंस्ट्रूमेंट का पार्टी नहीं है, वो अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। जिसका नाम लिख दिया इंडोर्सी, उसका नाम सामने नहीं लिखा हुआ है, वो पार्टी नहीं। जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे लिखा गया वही इंस्ट्रूमेंट का पार्टी। तो प्रोमिजरी नोट में किसका नाम लिखा गया? इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले का नाम तो लिखा है, वो होना चाहिए। मेकर, वन हु मेक्स द इंस्ट्रूमेंट, वन हु ड्रॉज अ प्रोमिजरी नोट। और दूसरा कौन हुआ? पेई, जिसको पेमेंट होना है। अब पेई कौन हो सकता है? बेयरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, वो छोड़ दीजिए। कंफ्यूज कहीं नहीं करने की जरूरत है आपको, वरना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है यहां पे। मैंने क्या बोला? जिसका नाम लिखा होता है इंस्ट्रूमेंट पे वो इंस्ट्रूमेंट का पार्टी है। किसका नाम लिखा हुआ है? मेकर का। क्योंकि जिसको प्रॉमिस करना है वो तो सर्टेन होना ही चाहिए ना, उसने अपना साइन भी किया है। और दूसरा किसका नाम लिखा हुआ है? जिसको पेमेंट होना है, जो पेई है। और वो पेई क्या हो सकता है? बियरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, छोड़ दीजिए उस बात को। तो यहां पे दो पार्टी का नाम नजर आता है, पहला मेकर और दूसरा पेई। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में जाएंगे तो किसका नाम होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज में जाएंगे तो किसका नाम होगा? इतना तो आपसे हम पूछ सकते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। इंडोर्समेंट वगैरह इंस्ट्रूमेंट के बैक पे होता है, कल सिखा चुके हैं आपको। वो इंस्ट्रूमेंट का पार्टी नहीं, पार्टी वो है जिसका नाम लिखा हुआ है सामने में। बस आप बच्चे हैं, आपको इतना ही समझना है, बाकी आगे की बात हम देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी इतना ही जानना है आपको। हाँ जी, तो दो पार्टी है और दोनों पार्टी अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि आप एक बात समझो, यहां पे एक टाइप का आप कॉन्ट्रैक्ट ही तो बना रहे हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस दिस इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच होता है और दोनों व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए। हम अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? तो इसलिए यहां पे दो पार्टी होगा और दोनों अलग अलग होगा। एक का नाम क्या हो जाएगा? मेकर, जो कौन होगा? डेटर होगा, एक तरह का डेटर होगा ना, वही प्रॉमिस कर रहा है ना पेमेंट करने का, तो ही इज द डेटर। वन हू ड्रॉज और मेक्स a promissory note, a payee, one who is entitled to receive payment, or one to whom payment is to be made. दो पार्टी होनी चाहिए और दोनों अलग अलग होनी चाहिए। सेवेंथ क्या होता है? नेक्स्ट होगा डेट होना चाहिए। हेलो, जो बेसिक बातें हैं, डेटेड होनी चाहिए, स्टैम्प्ड होनी चाहिए, नहीं साइंड होनी चाहिए। डेटेड एंड स्टैम्प्ड। और नेक्स्ट क्या होगा? इट शुड बी साइंड बाय द
मेकर। चलिए, इतना बात क्लियर हो गया। अब एक बात जो कंफ्यूजन का है उसको बताना जरूरी है यहां पे। अब यहां पे ये पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताऊं। क्या है यहां पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, डेफिनिट सम ऑफ मनी, ये सब तो सारी बात हम लोग देख चुके हैं। जहां पे पेमेंट किसको होगा, पेमेंट विल बी मेड ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन मीन्स ऑर्डर, और टू बियरर। पेमेंट मिलेगा किसको, सर्टेन पर्सन को मिलेगा। सर्टेन पर्सन कौन है, मिस्टर एक्स, जिसको पेमेंट मिल रहा है, ही इज अ सर्टेन पर्सन। तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। या पेमेंट किसको मिलेगा, बियरर को मिलेगा। हमने लास्ट क्लास में आपको सारी बात समझा रखी है, इसमें तो कोई नई बात देखने को मिल ही नहीं रही है आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे पेमेंट किसको मिलेगा, एक व्यक्ति को मिलेगा या उस व्यक्ति के आदेश पे किसी को मिलेगा, दैट इज ऑर्डर, या बेयरर को मिलेगा। तो पेमेंट यहां पे मिलना है टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू बियरर। सर्टेन पर्सन मींस ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन मींस ऑर्डर, और बियरर मींस जो लेके आया उसको पेमेंट कर देना है। अब यहां पे एक नई कहानी आपको जाननी है, जो क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है प्रोमिजरी नोट पे पेमेंट सर्टेन पर्सन या उसके ऑर्डर पे किसी और को भी मिल सकता है और बियरर को भी मिल सकता है। लेकिन साथ में एक बात और बताई जाती है, और वो क्या है, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, वो क्या कहता है, पहले इस बात को समझ लीजिए। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई कैन ड्रॉ अ promissory note, can draw a promissory note payable to bearer। यहां पे कंडीशन क्या है, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31, आज इतना ही रखिए।